हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? आशा करता हूँ आप लोग अच्छे और स्वस्थ होंगे और पढ़ाई जोरदार तरीके से कर रहे होंगे। देख देखिए, हम लोग अब सामाजिक विज्ञान चालू किए हैं। तो इसमें सामाजिक विज्ञान में देखिए, आप जानते हैं कि 4 गो जो सब्जेक्ट है इसको पढ़ना है। इसका सिलेबस जो बहुत ही एडवांस है, मतलब बहुत ही लंबा चौड़ा है। आपको नंबर मिलेगा, 80 नंबर का एग्जाम होता है। तो आप देखिए, उतना लंबा चौड़ा पढ़ने की आपको जरूरत नहीं है। जो क्वेश्चन कराया जा रहा है उसको ध्यान से देखिए, और वीडियो में ही आपका क्वेश्चन को याद करा दिया जाएगा। तो देखिए, हम लोग आज अर्थशास्त्र, जो जिसको इंग्लिश इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इकोनॉमिक्स बोलते हैं, उसके हम लोग फर्स्ट चैप्टर का नाम क्या, अर्थव्यवस्था और इसके विकास का इतिहास चैप्टर है। फर्स्ट चैप्टर का उसी का जो लघु उत्तरीय प्रश्न दिया है, उसी के बारे में हम लोग देखेंगे कैसे याद करेंगे। तो देखिए, आप प्रश्न को इस तरह से पढ़िए कि एक बार में ही याद हो जाए। आपको फिर से रट्टा नहीं मारना पड़े। आप समझिए क्वेश्चन को और याद कीजिए। नहीं तो आप अगर बीच में पढ़िएगा, थ्योरी पढ़िएगा, तो बहुत ज्यादा सब्जेक्ट है, 4 गो सब्जेक्ट है। आप पूछेगा आपको 80 नंबर के, तो आप एक ही सब्जेक्ट को सपराने में आपका साल बीत जाएगा। इसीलिए आपको, चूंकि आप स्टूडेंट हैं, तो आपको 5-6 सब्जेक्ट पूरा बिहार बोर्ड में पढ़ना है 10th क्लास में। तो आप नहीं सपरा पाइएगा अच्छे तरह से नंबर बोर्ड में नहीं ला पाइएगा। इसलिए आप क्वेश्चन पे मेन फोकस कीजिए, क्वेश्चन कैसे सॉल्व होता है, और आराम से अच्छा नंबर पाइए। तो चलिए, पहला पहला क्वेश्चन हम लोग को क्या है। तो देखिए, आपको पहला क्वेश्चन है, अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं। तो आइए, अर्थव्यवस्था के तो सबसे पहले देखिए, एग्जाम में अच्छा से अच्छा नंबर लाने के सबसे मेन मकसद आपको होना चाहिए, कॉपी अच्छा से लिखिएगा तभी आपको अच्छा नंबर मिलेगा। आप कितने ही जानते हैं, आप अगर जो कॉपी आपका चेक कर रहा है उसके सामने अच्छे से रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको नंबर कट जाएगा। तो आप सबसे पहले इसमें जो भी है, किसे कहते हैं, क्या समझते हैं, इसका मतलब एक ही हुआ, मतलब उसका डिफिनीशन, उसके डिफिनीशन में लिखिए, उसका मेन पॉइंट 2-4 लिखिए, और आराम से अच्छे से आपको 2 में 2 मार्क्स पूरा फुल में फुल मिल जाएगा। तो आइए हम लोग देखते हैं पहला क्वेश्चन, अर्थव्यवस्था क्या। तो सबसे पहले आपको लिखना है अर्थव्यवस्था क्या, डिफिनीशन लिखना है। तो अर्थव्यवस्था के डिफिनीशन को कैसे याद रखा जाए। तो देखिए, जो किसी भी देश होता है उसमें क्या होता है, अर्थव्यवस्था में किसी देश या राज्य में 2 ही अर्थव्यवस्था के अंतर्गत होता है। उत्पादन होता है किस चीज का, सेवा या वस्तु का। वही जो सेवा और वस्तु का जो उत्पादन होता है, उसका क्या कहते हैं हम लोग। सबसे पहले उत्पादन होगा, उसके बाद क्या कहते हैं, लोगों के बीच में वितरण करते हैं। जब वितरण हो जाता है तो क्या कहते हैं, उसका उपभोग कहते हैं। तो ये सभी आर्थिक क्रियाएं, तो ये सभी क्रियाओं से क्या, हमको धन के प्राप्ति, मतलब कोई वितरण कर रहा है, मतलब बेच रहा है, दुकानदार है, तो उसको भी आर्थिक जो क्रिया है उससे मतलब कि उससे धन वो अर्जित कर रहा है। आप उपभोग कर रहे हैं तो अपनी आवश्यकताओं को क्या करते हैं, पूर्ति कर रहे हैं। तो सभी उसके मतलब अर्थव्यवस्था के अंतर्गत क्या क्या उत्पादन होगा, उसके बाद वितरण होगा, और वितरण के बाद क्या, उपभोग। इन सभी से जितनी आर्थिक क्रियाएं जुड़ी हुई है, उन आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन जिस सब्जेक्ट या जिस विषय में किया जाता है उसी को क्या कहते हैं, अर्थव्यवस्था कहते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं याद करने का ट्रिक, कि हमेशा आपको दिमाग में छप जाए, वो कभी जा नहीं सकता आपको दिमाग में, इस तरह से समझाया जाएगा। कहीं आप इस तरह से नहीं समझे होंगे, आपका ऑफलाइन चाहे ऑनलाइन क्लास में इतना इजी से आपको रिप्रेजेंट किया जाएगा इसको। देखिए, अर्थव्यवस्था को याद करने का क्या है। तो उत्पादन कहाँ होता है, आपको उत्पादन आपको कहीं भी होगा, किसी देश या राज्य में किस चीज का उत्पादन होगा, किसी भी राज्य या देश में किस चीज का उत्पादन होगा, वस्तु और सेवाओं का। किस चीज का उत्पादन होगा, वस्तु और सेवाओं का। और यही वस्तु और सेवाओं को क्या क्या होगा, उत्पादन तो हो गया, और उत्पादन और किसी भी देश में या राज्य में वस्तु या सेवाओं का उत्पादन हो जाएगा। यहाँ से उत्पादन को हटा के यहाँ पे लिख दीजिए, उत्पादन, उत्पादन हो गया। अब उत्पादन के बाद क्या होगा, आपको वितरण होगा, वितरण होगा। और वितरण जब हो जाएगा तो लोग क्या करेगा, उपभोग करेगा। लोगों को जब
सामान के बीच, मतलब सामान को लोगों के बीच में आप ले जाकर बांट दीजिएगा, उसके बाद क्या करेंगे, वो उपभोग करेंगे, उपभोग करेंगे। जब उपभोग करेंगे तो इन सभी जितने भी क्रियाएं हैं, इनसे संबंधित जितने भी आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है उसमें किसमें किया जाता है, अर्थव्यवस्था में। तो इनसे इनसे संबंधित इनसे संबंधित आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन जिस विषय में किया जाता है उससे अर्थव्यवस्था 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 कहते हैं। तो देखिए, आपको याद करने का सिंपल ट्रिक क्या है, उत्पादन कहाँ होगा, वस्तु और सेवा को, किसी भी देश या राज्य में वस्तु या सेवा का उत्पादन होगा। जब उत्पादन होगा तो उसका क्या होगा, वितरण होगा, मतलब लोगों के बीच में क्या करेंगे, उसको बांटेंगे। जब बांटेंगे उसके बाद क्या लोग क्या करेंगे, जब सामान लोगों को मिल जाएगा तो वो क्या करेंगे, उपभोग करेंगे। जब उपभोग करेंगे तो इन तीनों क्रियाओं से क्या होता है, आर्थिक क्रियाएं, इन तीनों से संबंधित आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन जिस सब्जेक्ट में किया जाता है, मतलब जिस विषय में किया जाता है, उसे क्या कहते हैं, अर्थव्यवस्था कहते हैं। तो आप इस तरह से इजी से याद कर सकते हैं, एकदम परफेक्ट परिभाषा है, आपको एक भी नंबर नहीं कटेगा। उसके बाद इसमें आपको क्या लिखना है, इसका ये ऐसा लिख लिया डिफिनीशन, तो ये डिफिनीशन याद करने का ट्रिक हो गया। उसके बाद आपको क्या करना है, इसका मुख्य बिंदु लिखना है, मुख्य बिंदु, मुख्य बिंदु, मुख्य बिंदु हो गया। उसमें एक नंबर में देखिए, कोई भी अर्थव्यवस्था क्या कहती है, लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति करती है। तो एक नंबर में लिख दीजिए, लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति करती है, लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति करती है, और क्या करती है, रोजगार, रोजगार की सम, संभावनाओं को वृद्धि करती है। तो देखिए, आवश्यकता के तो नीड को, जो नीड होता है लोगों को, उसको पूर्ति करती है, उसके साथ ही क्या करती है, रोजगार की संभावनाओं को भी वृद्धि करती है। तो आप इस तरह से इसको याद कर सकते हैं बहुत ही इजी तरीके से। अगर आप इसका डिफिनीशन, ये याद करने का ट्रिक हो गया। अगर आप इसका डिफिनीशन लिखना चाहते हैं तो यहाँ पे हम लिख देते हैं, किसी भी देश या राज्य में वस्तु और सेवाओं सेवाओं का उत्पादन उत्पादन वितरण और उपभोग उपभोग से संबंधित आर्थिक गतिविधियों
गतिविधियों का अध्ययन जिस जिस विषय में किया जाता है उसे अर्थव्यवस्था कहते हैं। देखिए, इस तरह आपको ये याद करने का ट्रिक हो गया। इस याद करने का ट्रिक अगर ध्यान में रखिएगा तो आराम से डिफिनीशन लिख सकते हैं। उसके बाद 2 पॉइंट मुख्य पॉइंट लिख दीजिएगा तो आपको पूरा 2 में 2 मार्क्स फुल मिलेगा। नहीं तो आप केवल डिफिनीशन लिखिएगा तो आधा अधूरा मार्क्स मिलेगा। तो इसीलिए क्योंकि हमने भी कॉपी लिख कर ये सब बातें एक्सपीरियंस किया है क्लास 12th में जाकर। क्लास 10th में हमको भी कोई नहीं बता पाता था, जानकारी नहीं था, तो इसकी वजह से हमारा भी नंबर कुछ कट गया था। तो क्लास 12th में हम लोग जब इंटर में पढ़ रहे थे तो इस बात का सबका एक्सपीरियंस किए हैं। तो एक्सपीरियंस के आधार पे आपको बताया जा रहा है। अगर आपका भी टीचर ऐसा नहीं बता रहा है तो आपको गलत कर रहा है आपके साथ, तो आप समझ सकते हैं कैसे लिखना है। ये सब याद करने का ट्रिक हो गया और असलियत में ऐसा लिखते हैं। तो चलिए आप तब तक इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तब तक हम लोग क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को इरेज करते हैं और दूसरा मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है इस पे हम लोग देखते हैं। देखिए 2 नंबर क्वेश्चन हमको क्या दिया है, मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करना है, मिश्रित अर्थव्यवस्था को लिख देना है। तो देखिए मिश्रित अर्थव्यवस्था में जो इसमें जो सार्वजनिक क्षेत्र मतलब सरकार और प्राइवेट दोनों व्यक्तियों क्या करता है, उत्पादन का कार्य करता है। तो उसी बात को लिख देना है। तो वैसी अर्थव्यवस्था, इसमें क्या लिखेंगे, वैसी अर्थव्यवस्था जिसमें सार्वजनिक क्षेत्र मतलब सरकार और प्राइवेट दोनों मिलकर एक साथ कार्य करते हैं, उसे क्या कहते हैं, वैसी अर्थव्यवस्था को। वैसी अर्थव्यवस्था क्या है, मिश्रित अर्थव्यवस्था। जैसे आपने हमारे भारत में क्या है, मिश्रित अर्थव्यवस्था है। मुख्य पॉइंट में आपको हमारे भारत में कौन सी अर्थव्यवस्था है, मिश्रित अर्थव्यवस्था, उस पॉइंट को लिख देना है। और दूसरा पॉइंट क्या लिखना है कि देखिए मिश्रित अर्थव्यवस्था में मानव कल्याण को भी ध्यान दिया जाता है। देखिए जो प्राइवेट कंपनियां होती हैं वो आपको आवश्यकताओं को पूर्ति करेगी लेकिन आपसे पैसा ज्यादा ज्यादा वसूल सकती है। लेकिन सरकार क्या करती है, पैसा वसूलती है लेकिन लिमिट मात्रा में वो वसूलती है कि हमारी जनता का ज्यादा से ज्यादा नुकसान ना हो। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, सामाजिक कल्याण को भी इसमें ध्यान रखा जाता है। और लाभ तो सरकार थोड़ा बहुत कमाती है। जैसे आप रेलवे, रेलवे को आप देखते हैं वो सरकार की है, तो उसमें क्या है, सरकार पैसा कमाता है। वहीं आप बस को देख लीजिए, प्राइवेट बस को आप यहाँ से मान लीजिए पटना जा रहे हैं तो प्राइवेट बस का आपका कितना भाड़ा है, वहीं जाइए ट्रेन से तो कितना। तो उसमें मानव मानव कल्याण को भी ध्यान में रखा जा रहा है। तो यही बात को आपको लिखना है। तो रिलेट करके पढ़िएगा, समझ के पढ़िएगा तो आपको रटना नहीं पड़ेगा। नहीं तो 4 गो सब्जेक्ट है, आप रटते रटते परेशान हो जाइएगा। तो रटना नहीं है, समझना है। समझा के वही पढ़ाएगा जो खुद समझ के पढ़ा होगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं। तो वैसी अर्थव्यवस्था, इसका डिफिनीशन देखते हैं। वैसी अर्थव्यवस्था जिसमें सरकार सरकार तथा निजी कंपनियां मिलकर
कार्य करती है। कार्य करती है तो उसे क्या बोलते हैं? मिश्रित अर्थव्यवस्था बोलते हैं, कहते हैं। तो देखिए, जहां पे आपको सरकार भी उत्पादन कर रही है और सरकार के साथ कौन सा निजी कंपनियां भी उत्पादन कर रही है, दोनों मिल के कर रही है। तो हमारे भारत में कुछ चीजों को उत्पादन सरकार करती है, कुछ चीजों का उत्पादन क्या करती है? प्राइवेट कंपनियां करती है। इसीलिए हमारा भारत में कैसा अर्थव्यवस्था है? मिश्रित अर्थव्यवस्था है। और सब देशों में देखेंगे कि प्राइवेट कंपनियां ही केवल उत्पादन का कार्य कर रही है, तो वहां पे आपको पूंजीवादी अर्थव्यवस्था हो जाता है। जहां पे केवल सरकार ही करती रहती है, तो वहां पे क्या समाजवादी अर्थव्यवस्था हो जाता है। तो आपको अब मुख्य पॉइंट ये डिफिनेशन लिख के इसके बाद क्या लिखना है? मुख्य पॉइंट। नहीं तो आप केवल डिफिनेशन लिखिएगा तो एक नंबर मिलेगा। मुख्य बिंदु यहाँ पे लिख के, अगर इंग्लिश में लिखिएगा तो क्या वो लिख दीजिएगा? मेन पॉइंट। मेन पॉइंट लिखिएगा। उसमें एक नंबर में क्या लिखिएगा? भारत में मिश्रित मिश्रित अर्थव्यवस्था अर्थव्यवस्था है। और दूसरा क्या लिख दीजिएगा? मिश्रित अर्थव्यवस्था में मिश्रित अर्थव्यवस्था में सामाजिक 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 कल्याण और लाभ दोनों पर ध्यान दिया जाता है। तो आप ऐसे लिख के इसके मेन पॉइंट में लिख लीजिएगा। तो इस तरह आपको 2 में 2 पूरा फुल मार्क्स मिल जाएगा। कोई जरूरी नहीं है कि जो हम लैंग्वेज लिखवाए वही सही है, आपको मेन पॉइंट को इसमें से पकड़ना है और अपनी भाषा में लिखना है, तो आप भूल नहीं पाइएगा। नहीं तो हम अधिकांश स्टूडेंट को देखते हैं तो कॉपी में जो मास्टर लिखवाता है उसको रखते हैं, तो वहीं पे उनका गलत हो जाता है। क्योंकि आप जब रटिएगा तो एक पॉइंट तो रख के जाइएगा, फिर अगला पॉइंट भूल जाइएगा तो आप नहीं लिख पाइएगा। जब समझ के जाइएगा मेन पॉइंट को, तो हमारे कोचिंग में यही काम किया जाता है, समझाने पे मेन फोकस किया जाता है। तो आप वीडियो से समझ भी पा रहे हैं तो कैसे हम समझा रहे हैं, तो उस बात को समझिए और लिखिए। तब तक स्क्रीनशॉट लीजिए, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, सतत विकास क्या है। तो तब तक स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। तो देखिए हम इसको इरेज करते हैं तब तक। देखिए हम लोग का तीसरा क्वेश्चन है, सतत विकास क्या है? सतत विकास। देखिए आपको नाम से ही स्पष्ट होता है कि सतत मतलब क्या? लगातार। तो वैसा विकास को देखना है हम लोग को जो क्या हो? लगातार हो। तो लगातार विकास मतलब क्या? कि आप संसाधन का उपयोग तो कर रहे हैं, लेकिन अगर आप विकास मतलब विकासशील देश है तो आपको विकसित बनना है। तो किसी भी देश को विकासशील से विकसित बनने में क्या करना पड़ेगा? संसाधन का उपयोग करना पड़ेगा। मान लीजिए रोड को अच्छा बनाना पड़ेगा, बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब
इंफ्रास्ट्रक्चर को आपको अच्छा करना पड़ेगा, घर बनाना पड़ेगा, मकान बनाना पड़ेगा, रोड बनाना पड़ेगा, अस्पताल बनाना पड़ेगा, स्कूल बनाना पड़ेगा। तो इसमें क्या संसाधन की आवश्यकता पड़ेगी। तो आप संसाधन को इतना ही उपयोग मत कर लीजिए ताकि आगे आने वाले पीढ़ी को जब संसाधन की आवश्यकता पड़े तो उसके पास संसाधन हो ही नहीं। तो अगर वैसे करेंगे तो उसे सतत विकास नहीं माना जाएगा। लेकिन अगर आप विकास तो कर रहे हैं बट वर्तमान पीढ़ी को भी ध्यान में रख रहे हैं और आगे आने वाली पीढ़ी को भी ध्यान में रख के संसाधन का उपयोग कर रहे हैं, तो उस विकास की अवधारणा को क्या कहते हैं? सतत विकास कहते हैं। मतलब कि यह लगातार विकास वाली है। तो इसमें जो देखिए सतत विकास है तो इसमें आपको प्राकृतिक जो संसाधन है उसकी उचित और विवेकपूर्ण उपयोग करते हैं। मतलब कहाँ आवश्यकता है कहाँ नहीं है उसको ध्यान में रख के देखते हैं। और पर्यावरण संरक्षण का भी ध्यान रखें। नहीं तो मान लीजिए आपको लकड़ी का कुछ बनाना हो, अधिक आवश्यकता है, तो आप लकड़ी को काटते जा रहे हैं तो आप तो आगे आने वाले पीढ़ी को उस संसाधन से वंचित कर देंगे। तो इसीलिए आपको पेड़ भी लगाना पड़ेगा। तो इसलिए इसमें जो होता है क्या होता है कि वन संरक्षण मतलब वन संरक्षण यानी पर्यावरण संरक्षण को भी ध्यान में रखा जाता है। तो आइए इसको हम लोग डिटेल में पढ़ते हैं। तो इसका सबसे पहले हम लोग क्या सतत विकास लिख के उसका डिफिनीशन देना है। सतत विकास तो लिखना है वैसी विकास वैसी विकास जिसमें जिसमें वर्तमान आवश्यकताओं वर्तमान आवश्यकताओं के साथ आगे साथ आगे आने वाली पीढ़ी आगे आने वाली पीढ़ी की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर प्राकृतिक संसाधन का क्या किया जाता है उपयोग किया जाता है। उपयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं सतत विकास कहते हैं। इसमें अगर लिख भी सकते हैं ताकि आगे आने वाली जो पीढ़ी है उसे इस संसाधन से वंचित नहीं रखा जा सके। मतलब कि वंचित नहीं हो सकते हैं। तो अगर नहीं भी लिखते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। इसी को ही सतत विकास आप बोल सकते हैं। सतत विकास कहते हैं। तो ये तो आप लिख लिए। इसका बाद ये 1 नंबर आपको मिलेगा यहाँ तक लिखिएगा। उसके बाद आपको मुख्य पॉइंट लिखना है। तो आपको मुख्य पॉइंट में क्या लिखना है? इसमें क्या होता है सतत विकास में आपको किसमें ध्यान देना है? पर्यावरण संरक्षण पर दिया जाता है। तो आप लिख सकते हैं इसमें पर्यावरण संरक्षण पर बल दिया
जाता है। ये बात को ध्यान रखिए। देखिए, पर्यावरण संरक्षण पे यार इसमें बल दिया जाता है। और दूसरा आप क्या लिख सकते हैं, इसमें जो प्राकृतिक संसाधन होता है उसको उचित तरीका से उपयोग करते हैं हम लोग, मतलब कि संतुलित तरीका से। मान लीजिए 10 गो पेड़ काटे आप, तो 10 गो अगर पेड़ लगा रहे हैं तभी तो आने वाले हमारे जितने भी पीढ़ी है उसको पेड़ की आवश्यकता है, मतलब कि उसकी आवश्यकताओं को पूर्ति वो पेड़ करेगा आगे आने वाले। नहीं तो आप अगर उस पेड़ को काट दीजिएगा तो आगे आने वाले संसाधन क्या, आगे आने वाला हमारी पीढ़ी जो है वो उस संसाधन से वंचित हो सकता है। इसलिए इसको प्राकृतिक जितने भी संसाधन है उसको हमको संतुलित तरीका से उपयोग करना है। तो इसमें दूसरा पॉइंट लिख सकते हैं, प्राकृतिक संसाधन को संतुलित संतुलित उपयोग पर बल दिया जाता है। तो आप इस तरह से पूरा लिख दीजिएगा तो आपको 2 में 2 मार्क्स मिलेगा। ये पॉइंट नंबर भी कट नहीं सकता, आप 100 में 100 सामाजिक विज्ञान में स्कोर कर सकते हैं, क्योंकि मैं खुद एक्सपीरियंस करके बता रहा हूँ। 12th में जब हम भी कॉपी लिखे थे तो ऐसे ही लिखते थे, आप भी ऐसा लिखिएगा तो 100 में 100 स्कोर हो जाएगा आपका। तो चलिए इसको इरेज करते हैं, तब तक आप लोग स्क्रीनशॉट इसको ले लीजिए। इसके बाद हम लोग आर्थिक नियोजन देखेंगे। देखिए, चौथा नंबर हम लोग क्वेश्चन है आर्थिक नियोजन क्या है। तो आर्थिक नियोजन के सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, डिफिनीशन लिखेंगे। आर्थिक नियोजन ऐसे लिख देंगे। तो देखिए, आर्थिक नियोजन के डिफिनीशन में क्या लिखना है, हमारे देश में जितने भी संसाधन उपलब्ध है, मतलब आर्थिक विकास के लिए संसाधन जितने भी उपलब्ध है, उन संसाधनों को हमको क्या करना है, उचित तरीका से और क्या, चरणबद्ध तरीका से, मतलब क्रमबद्ध तरीका से आप यूज करना है। यूज करेंगे तो क्या होगा, आपको उसी को आर्थिक नियोजन कहेंगे। तो आप इसको डिफिनीशन को लिख लिख लेते हैं। उसके बाद फिर से इसको आपको याद करने का तरीका हम बता देंगे, आप याद कर लीजिएगा। देखिए, हमारे देश में, यहाँ पे क्या लिखना है इसमें डिफिनीशन में, हमारे हमारे देश में आर्थिक विकास, आर्थिक विकास के लिए उपलब्ध उपलब्ध संसाधन का, मतलब रिसोर्स का उचित उचित और विवेक विवेकपूर्ण उपयोग को ही क्या कहते हैं, आर्थिक नियोजन कहते हैं। आर्थिक